तो दोस्तों हमने पढ़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ईआरपी को डिटेल में, लेकिन इनका जो रिपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की दुनिया में बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए एक बिजनेस लैंग्वेज काफी पॉपुलर हो रही है और उसका नाम है XBRL। तो दोस्तों क्या होता है XBRL, उसमें कौन से फंडामेंटल्स हैं? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। What is the importance of XBRL and why it is used by the government? Let's understand this. Assume किसी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी कंपनियों से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि आपको वंस इन अ ईयर कुछ रिटर्न्स गवर्नमेंट को सबमिट करवाने होंगे और रिटर्न्स में आपको डालना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का डेटा। अब हुआ यूं कि सभी लोगों ने उस इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड किया, फिर उसमें डिटेल्स भरी एंड पीडीएफ फॉर्मेट में उन सभी डिटेल्स को गवर्नमेंट में अपलोड कर दिया। अब लैक्स ऑफ कंपनीज ने गवर्नमेंट को वो सारे डिटेल्स दिए, डेटा दिए। अब जरा ये सोचिए कि गवर्नमेंट उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को अगर एनालाइज करना चाहती है तो कैसे करेगी? तो सबसे पहले गवर्नमेंट को जो पीडीएफ में फाइल्स मिली है उन सभी पीडीएफ फाइल्स को स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल जैसे किसी प्रोग्राम में वन बाय वन डालना पड़ेगा। जैसे कि वहां पे रॉज एंड कॉलम्स होता है, हर एक रॉ में कंपनी का डेटा डालना पड़ेगा। रॉ नंबर 1 में फर्स्ट कंपनी, रॉ नंबर 2 में दूसरी कंपनी, रॉ नंबर 3 में तीसरी कंपनी। नॉट ओनली टू दैट, जो भी कॉलम्स बनाएगी गवर्नमेंट स्प्रेडशीट में वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। मतलब अगर कॉलम नंबर ए नेम ऑफ द कंपनी है तो कॉलम नंबर ए में सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नेम आएगा। उसके बाद कॉलम नंबर बी में अगर कैश है तो सिर्फ कैश की ही डिटेल्स आएगी। जब तक पीडीएफ का डेटा एक्सेल या स्प्रेडशीट जैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएगी। अब रही बात मैन्युअल एनालिसिस की, तो इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम और वो उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। जरा इस एंटायर मॉडल को एनालाइज कीजिए। सबसे पहला डेटा पीडीएफ फाइल में बनेगा, पीडीएफ फाइल के बाद ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर गवर्नमेंट उसी पीडीएफ में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके स्प्रेडशीट में डालेगा। उसके बाद भैया गवर्नमेंट एनालाइज कर पाएगी। कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर! क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए, हम कुछ ऐसी रिपोर्टिंग लैंग्वेज बनाए जहां पे ये कन्वर्जन करना ही ना पड़े? जैसे ही यहाँ पे कंपनी ने या यूजर ने डेटा अपलोड किया, ऑटोमेटिकली ऐसे एनालिटिकल प्रोग्राम मतलब स्प्रेडशीट या एक्सेल जैसे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली रॉ एंड कॉलम वाइज सेव हो जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स यस, ऐसा हो सकता है और वो पॉसिबल है एक्सएमएल जैसी लैंग्वेज से। एक्सएमएल लैंग्वेज अगर हम रिपोर्टिंग के लिए यूज करें, मैं आपको बता दूं कि हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स को पीडीएफ या वर्ड फाइल में नहीं मंगवाती, पर वो अपलोड किया जाता है एक्सएमएल फॉर्मेट में। अब होता क्या है कि जो भी बंदा अपना रिटर्न भरना चाहता है वो सबसे पहले कुछ यूटिलिटीज को डाउनलोड करेगा इनकम टैक्स के वेबसाइट से। वो जावा फॉर्मेट एंड एक्सेल फॉर्मेट में है। सारा डेटा उन इनकम टैक्स रिटर्न में भरने के बाद वो एक्सेल या जावा फाइल अपलोड नहीं करता, लेकिन वो डेटा सेव कर देगा एक्सएमएल फाइल में। एक चीज और यहाँ पे समझने जैसी है कि अगर एक्सेल फाइल में वो फाइल 1.5 MB की है तो एक्सएमएल फॉर्मेट में वो हार्डली 50 KB या 100 KB की फाइल होगी। तो यहाँ पे डेटा काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा। अब वो एक्सएमएल फाइल गवर्नमेंट को भेजी जाती है और गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में, गवर्नमेंट के सर्वर में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला होता है कि जैसे एक्सएमएल फाइल वहां पे अपलोड होती है, सारा का सारा डेटा वहां पे एक्सट्रैक्ट होके स्प्रेडशीट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई कन्वर्जन नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरी बढ़िया बात यह है कि गवर्नमेंट ने सभी रिटर्न प्रिपेयर को, जो भी रिटर्न भरता है उनको यह कहा गया है कि रिटर्न का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, मतलब कोई भी बंदा अपना खुद का फॉर्मेट यूज नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी एक्सएमएल फाइल का डेटा अपलोड होगा वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होगा। तो दोस्तों ये बात तो रही हमारे इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में एक्सएमएल सिंटैक्स यूज किए जाते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट बिजनेस रिपोर्टिंग? अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या अदर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी की और बाद में उसको एनालाइज करना है, तो क्या हम एक्सएमएल के फॉर्मेट को इस बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियसली यस। तो दोस्तों इसी फॉर्मेट को, जब एक्सएमएल के फॉर्मेट को यहाँ पे
बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए यूज किया जाएगा तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कहा जाएगा XBRL, मतलब एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। वहां पे प्री स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गवर्नमेंट फॉर्म बनाएगी और सबको कह देगी कि कैश कहाँ पे लिखनी है, फिक्स्ड एसेट्स कहाँ पे लिखनी है, प्रॉफिट कहाँ पे लिखना है, कंपनी का नाम कहाँ आएगा, कैसे रिटर्न को प्रिपेयर करना है। और जैसे यूजर उस रिटर्न को अपलोड करता है, गवर्नमेंट की स्प्रेडशीट जैसे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को उस डेटा को एनालाइज करना है, फिल्टर करना है, तो आसानी से हो पाएगा, वो भी कम टाइम में। ये है XBRL का जादू। सो बेसिकली XBRL से हम कई सारी कंपनियां आपस में कंपेयर कर सकते हैं, कई सारी कंपनियों का डेटा आपस में एनालाइज कर सकते हैं। नॉट ओनली टू दैट, हम कई सारी कंपनियों का डेटा स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हैं। इससे गवर्नमेंट को कंपनियों का ट्रेंड, उनकी पैटर्न्स, उनकी डेवलपमेंट, उनके प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलता है। सो बेसिकली XBRL क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो XBRL is a freely available and global standard for exchanging business information। हाँ, ये global standard है। सबसे पहले इसे डेवलप किया गया था USA में by some CPAs। XBRL allows the expression of semantic meaning commonly required in business reporting। What do we mean by semantic? देखिए, semantic का मतलब होता है वो सारे टर्म्स, वो सारे सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स जो हम अकाउंटिंग की दुनिया में यूज करते हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं। The language is XML based. This is very important. The language is XML based and uses the XML syntax and related to XML technologies such as XML schema, XLink, XPath, and namespaces. One use of XBRL is to define and exchange financial information such as the financial statement. The XBRL specification is developed and published by XBRL International Inc. So XBRL is the open international standard for digital business reporting, as we know, managed by a global not-for-profit consortium, XBRL International. XBRL is used around the world in more than 50 countries. Millions of XBRL documents are created every year, replacing older paper-based reports with a more useful, more effective, and more accurate digital versions. तो आज दुनिया की 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में XBRL का यूज होता है और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज काफी इजीली एंड आसानी से हो जाता है। In nutshell, XBRL provides a language in which reporting terms can be defined. Those terms can then be used to uniquely represent the contents of the financial statements or other kinds of compliance, performance, and business reports. XBRL lets reporting information move between organizations rapidly, accurately, and digitally. मतलब अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है तो विदाउट यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मेट्स हम इसको आसानी से कर सकते हैं। XBRL is a standards-based way to communicate and exchange business information between business systems. These communications are defined by metadata set out in taxonomies. अब ये मेटा डेटा क्या होता है, तो ध्यान रखिए, डेटा अबाउट डेटा को मेटा डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें XBRL की लैंग्वेज में कैश, तो कैश उसका वर्ड में क्या होगा, उसका अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा, ये सब कुछ XBRL के फॉर्मेट में प्री डिफाइंड होता है। उसके बाद ही डेटा वहां पे फीडअप किया जाता है, which capture the definition of individual reporting concepts as well as the relationships between the concepts and other semantic meaning. Now, what is XBRL tagging? तो बेसिकली जब हम XBRL की लैंग्वेज देखते हैं तो ये XML की तरह दिखती है और XML में हर एक डेटा फील्ड को टैग किया जाता है XML के सिंटैक्स से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे कैश या फिक्स्ड एसेट को, तो ये उस तरीके से नहीं दिखता जैसा हम बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं, बट इसको एक टेक्निकल वे पे, एक लैंग्वेज की तरह पे XBRL में दिखाया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। So basically, XBRL tagging is the process by which any financial data is tagged with the most appropriate element in an accounting taxonomy. Now here the taxonomy is a dictionary of accounting terms that best represents the data in addition to tags that facilitate identification and classification. तो बेसिकली यहाँ पे टैगिंग का मेन काम होगा उस पर्टिकुलर फील्ड को आइडेंटिफाई करना,
मतलब अगर हम बात करें किसी कंपनी की या कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो यहाँ पे कंपनी के नाम के लिए अलग टैग होगा। अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, उसमें अगर 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है, तो हर एक टाइप के एक्सपेंसेस के लिए अलग टैग क्रिएट होगा XBRL में। Since all XBRL reports use the same taxonomy, numbers associated with the same element are comparable irrespective of how they are described by those releasing the financial statements. Comprehensive definitions and accurate data tags allow preparation, validation, publication, exchange, consumption and analysis of business information of all kinds. मतलब अगर प्रीडिफाइन किए हुए एक्यूरेट डेटा टैग्स अगर हमने लगाए हैं, तो दोस्तों इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में आसानी होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर गलती से हमने डेटा को किसी और टैग में डाल दिया, किसी और फील्ड में डाल दिया, तो हमें एनालिसिस के लिए सही डेटा नहीं मिलेगा। Now the next question is, who are the users of XBRL? Let's go quickly. सबसे पहला है रेगुलेटर्स। Now what do we mean by regulators? देखिए, अगर मैं बात करूं कंपनी एक्ट की, तो ROC एक रेगुलेटर है। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक रेगुलेटर है। अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज एंड लिस्टेड कंपनीज की, तो सेबी ये एक रेगुलेटर है। मतलब वो सारे गवर्नमेंट एजेंसीज जो लॉ को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों अगर उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में, आसानी से कंपेयर हो जाए वैसी, तो XBRL is one of the means. Next is the companies, after that governments, then data providers, then analysts and investors, and the last is accountants. Next point is, what are the important features of XBRL? और हम ये कह सकते हैं that what are the characteristics of XBRL? So basically XBRL में हमारे पास इतने टाइप्स के कैरेक्टर्स है। सबसे पहला क्लियर डेफिनेशंस, मतलब XBRL में रिपोर्ट को कन्वर्ट करने से पहले हम हर एक फील्ड को क्लियरली डिफाइन करते हैं और उसके बाद ही डेटा वहां पे एंटर हो सकता है। देन टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, मतलब जो भी हमने एंटर किया है वो हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ बिजनेस रूल्स दैट कंस्ट्रेन व्हाट कैन बी रिपोर्टेड। बिजनेस रूल्स कैन बी लॉजिकल और मैथमेटिकल और बोथ एंड कैन बी यूज्ड। मतलब ये हुआ कि हम इस लैंग्वेज के जरिए जैसा चाहे वैसा स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हैं फॉर द लॉट्स ऑफ यूजर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि अगर किसी की इनकम सिर्फ सैलरी है, तो उनको सिर्फ ITR 1 का स्टैंडर्ड यूज करना होगा। अगर किसी की सैलरी हाउस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सैलरी है, तो वो ITR 1 को यूज नहीं कर सकेगा, उसको जाना होगा ITR 2 में। अगर कोई बिजनेस है, तो उनको यूज करना होगा ITR 4। तो इस तरीके से डिफरेंट XBRL रूल्स भी यहाँ पे आसानी से बनाए जा सकते हैं, जो सबको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। देखिए अगर स्टैंडर्ड कॉमन है, तो डेटा एलिमेंट सेम रहेगा चाहे लैंग्वेज डिफरेंट हो। सो आसानी से एक डेटा को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। देन स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। व्हाट डज इट मीन स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट? XBRL में स्टोर किया गया डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि XBRL का डेटा हमें PDF फॉर्म में चाहिए, वो भी पॉसिबल है। अगर XBRL का डेटा हमें SAP जैसे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, तो वो भी पॉसिबल है। अगर उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना है, तो बाय यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स वो भी पॉसिबल है। मतलब ये कि XBRL का डेटा सिर्फ कुछ ही सॉफ्टवेयर में चलेगा ऐसा नहीं है। ज्यादातर बिजनेस एप्लीकेशंस में हम XBRL के डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था XBRL। देखिए कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं दैट राइट डाउन अबाउट फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें क्या लिखेंगे समझते हैं। देखिए एक यूजर भाई साहब दे, उनको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें प्रोसेस करके रिपोर्ट जनरेट करनी थी, तो वो कैसे करेगा? यहाँ पे यूजर सबसे पहले उठाएगा अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, उसमें वो कुछ डेटा एंट्री करेगा। डेटा एंट्री करने के बाद लैपटॉप में पड़े हुए प्रोसेसर्स उस डेटा को प्रोसेस करेंगे एंड यूजर की रिक्वेस्ट पे वही प्रोसेस डेटा वो वापस लैपटॉप में डिस्प्ले करेंगे और उसको देख के हमारे यूजर भाई साहब डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हम इस एंटायर एग्जांपल को स्टडी करें, तो हमें यह पता चलता है कि वहां पे
तीन तरीके की लेयर्स है। सबसे पहला यूजर खुद, दूसरा वो इंटरफेस जिसके जरिए डेटा एंट्री होती है मतलब लैपटॉप, एंड थर्ड वो सपोर्टिव एलिमेंट जिसके जरिए पूरा डेटा प्रोसेस होता है एंड आउटपुट जनरेट होता है। तो दोस्तों ये जो इंटरफेस डिवाइस है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड का मेन काम होता है डिस्प्ले दिखाना, डेटा एंट्री करना, और जो बैकएंड पे जो प्रोसेसर एंटायर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है दोस्तों उसे हम कहते हैं बैकएंड सपोर्ट यानी कि बैकएंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जब यूजर एंट्री करता है तो वो जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड वो एंट्री को भेजता है बैकएंड में, बैकएंड उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद बैकएंड वही आउटपुट जो जनरेट अभी हुआ है आउटपुट उसे भेज देगा अगेन फ्रंट एंड पे, एंड फ्रंट एंड पे जो डिस्प्ले आया उसको देख के हमारे यूजर भाई साहब डिसीजंस ले सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पे ये दो टाइप्स पे हो सकते हैं। सबसे पहला इंस्टॉल या ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, एंड नेक्स्ट इज वेब बेस्ड या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। मतलब अकाउंटिंग करने के लिए हम एप्लीकेशन या तो हमारे फिजिकल डिवाइस में इंस्टॉल करके उसको यूज करेंगे या हम किसी वेबसाइट को जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटीज देता है उसको यूज करके हमारा अकाउंटिंग का काम करेंगे। तो आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अगर हम बात करें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की तो वो हमें फिजिकली इंस्टॉल करवानी होगी हमारी डिवाइस पे, लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती है, वो हमारे पीसी में इंस्टॉल नहीं रहती, वो इंस्टॉल होती है सर्विस प्रोवाइडर के वेब सर्वर में। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। देखिए अगर हमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो सीधा क्या करना होगा, लैपटॉप ऑन करो, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, बात बन गई। लेकिन अगर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करो, उसके बाद इंटरनेट ऑन करो, उसके बाद वेब ब्राउजर ओपन करो, उसके बाद वो पर्टिकुलर वेब सर्वर का वेब आईडी यानी कि वेबसाइट का नाम डालो, उसके बाद वहां पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालो, तब जाके आपको अपना डेटा, अपनी एप्लीकेशन वहां पे एक्सेस करने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है उसकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना बेहद डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम बात करें ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस की तो उनकी डेस्कटॉप बेस्ड एज वेल एज मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना बेहद इजी है। देन डेटा स्टोरेज। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में डेटा हमारे ही हार्ड डिस्क में, लैपटॉप की हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगी, जबकि ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में डेटा स्टोर रहेगा किसी क्लाउड में, सर्विस प्रोवाइडर के वेब सर्वर में। देन डेटा सिक्योरिटी। देखिए हमारा लैपटॉप है तो हम जैसे चाहे वैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो मतलब इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में डेटा सिक्योरिटी यूजर खुद डिसाइड करता है, लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हमें वही सिक्योरिटी यूज करनी होगी जो सर्विस प्रोवाइडर देता है। देन परफॉर्मेंस यानी कि स्पीड। देखिए हम बात करें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की तो सारे के सारे हार्डवेयर हमारे सामने ही होते हैं तो स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन में डेटा हमारे पास पड़ी कोई फिजिकल डिवाइसेस से ट्रांसमिट होकर नहीं आता है, उसके लिए हमें दूर पड़े वेब सर्वर से एक्सेस लेना होगा। तो कंपैरेटिवली देखें तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में स्पीड कम होती है जबकि इंस्टॉल एप्लीकेशन में स्पीड ज्यादा होती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है तो दोस्तों हम जब चाहे तब उसके फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, हमें जैसी इंटरफेस चाहिए वैसे हम डेवलप करवा सकते हैं, लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हमें सिर्फ वही फीचर्स यूज करने होंगे जो वेब सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है। उसके बाद है दोस्तों क्लाउड एप्लीकेशंस। देखिए क्लाउड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही है, लेकिन अगर हमें उसका डिफरेंस जानना है तो यह है कि क्लाउड कभी कभार ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन इंटरफेस भी देता है। मतलब अगर हम बात करें गूगल ड्राइव की, ये क्लाउड एप्लीकेशन है, इसे हम विदाउट इंस्टॉल किए भी यूज कर सकते हैं एंड ऑफलाइन इंस्टॉल करने के बाद भी यूज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। देखिए यहां पे हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, देन मीनिंग ऑफ डेटा एनालिटिक्स, देन
टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कुछ बीआई टेक्नोलॉजीज, एडवांस एनालिटिक्स के कुछ टाइप्स एंड लास्ट में पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए, हमारे अकाउंटिंग की दुनिया में यह कहा जाता है कि बिजनेस एनालिटिकल टूल्स का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को पाता है। तो ये क्या होता है, आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। देखिए, अगर हम बात करें हमारी इस नेशनल सिक्योरिटी की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के विद इन में एंड इंडिया के बाहर भी कई सारे इंटेलिजेंट एजेंट्स को डिप्लॉय किया है, जो हर एक मूवमेंट की इंफॉर्मेशन देती है होम मिनिस्ट्री को। अगर होम मिनिस्टर को यह लगता है कि भाई कहीं पे कुछ सस्पिशियस हो रहा है, तो वो उन पे एक्शन लेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कई सारे टूल्स, कई सारे लोग, कई सारे एजेंट्स को डिप्लॉय किया गया है उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए। ये जो टूल्स वहां पे यूज किए गए हैं उसे हम कहते हैं एनालिटिकल टूल्स। एंड उस एनालिटिकल टूल्स को यूज करके जो इंफॉर्मेशन पाई गई है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। दोस्तों, जैसा नेशनल लेवल पे होता है वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम लेवल पे भी होता है। मतलब बिजनेस चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कई सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। दोस्तों, उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिप्लॉय करता है कई सारा डेटा एनालिटिकल टूल। देखिए, कुछ बातें हमने पढ़ी थी, जैसे कि बिजनेस रिपोर्टिंग टूल्स जो ऑटोमेटिकली बिजनेस रिपोर्ट को जनरेट करता है। कुछ एनालिटिकल टूल्स जैसे कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन को स्टडी करके रेशियो एनालिसिस की रिपोर्ट बना देना, कई सारे वेरियस रिपोर्ट बना देना, डेटा माइनिंग करके डिफरेंट पैटर्न्स को पता लगाना। दोस्तों, ये हो गए कई सारे डेटा एनालिटिकल टूल्स। देखिए, डेटा एनालिटिकल टूल्स में मैथमेटिकल, साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल कई सारे मॉडल्स का यूज किया जाता है और इन सारे मॉडल्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेरी पूछे कि अगर मैं मेरे सेल्स को 10% से बढ़ाता हूं तो बता भाई मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगी, मेरे स्टॉक पे क्या इंपैक्ट आएगी, तो दोस्तों डेटा एनालिटिकल टूल्स अपने फीडअप किए गए डेटा को प्रोसेस करके इस क्वेरी का आंसर देगा। दोस्तों, यहां पे डेटा एनालिटिकल टूल्स का मेन काम होता है प्रिडिक्शन करना, कई सारे पैटर्न्स को बनाना। तो ये तो हो गया भैया डेटा एनालिटिकल टूल्स। तो अब ये बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? देखिए, इन्हीं डेटा एनालिटिकल टूल्स का यूज करके कई सारी इंफॉर्मेशन जनरेट की जाएगी। उसी इंफॉर्मेशन का यूज होगा डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्तों, डिफरेंट एरिया से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उस एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन को जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज करता है, तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यहां पे बिजनेस इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, टेक्निकली हम कह सकते हैं दैट बिजनेस इंटेलिजेंस इज द यूज ऑफ डेटा टू हेल्प मेक बिजनेस डिसीजंस। BI refers to the data-driven decision making with the help of aggregation, analysis, and visualization of the data to strategize and manage business process and policies. Traditionally, business intelligence deals with the analytics and reporting tools, which helps in determining trends using historical data. Business intelligence is required to operate the business, while business analytics is required to transform the business. BI focuses on achieving operational efficiency using real-time data to bring about efficiency in different job functions. It involves in-depth analysis of historical data from varied sources to help in making informed decisions. It helps individuals in making queries, asking data-related questions, and getting results. BI tools are especially designed to display results of analytics in a manner understandable even to a layman. मतलब ये हुआ दोस्तों कि एनालिटिकल टूल्स का यूज करके काफी विजुअलाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बनती है और उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके बिजनेस डिसीजन लेता है। BI के बाद टेक्निकली डेटा एनालिटिक्स को समझते हैं। सो डेटा एनालिटिक्स इज अ डेटा साइंस। क्यों भाई डेटा साइंस कहा गया है? क्योंकि डेटा के ऊपर साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को अप्लाई करके कई सारी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी यहां पे। If business intelligence is the decision making phase, then data analytics is the process of asking questions and queries. Organizations deploy
analytics software when they want to try and forecast what will happen in the future. It helps in determining future trends using different tools like data mining, predictive analytics, statistical analysis and others as well to drive innovation and success in business operations. तो दोस्तों इस डिस्कशन से हमें यह पता चलता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके डिसीजन लेने में हेल्प करता है और उस डिसीजन के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसे प्रोड्यूस करने के लिए जो टूल्स की जरूरत पड़ती है वो होता है भैया हमारा डेटा एनालिटिक्स। देखिए कभी एग्जाम में यह पूछ सकते हैं कि भाई डेटा एनालिटिक्स में जो डेटा एनालिसिस होता है भाई उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों डेटा एनालिसिस करने के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जिसे हम क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस भी कहते हैं एंड दूसरा है कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस जिसे हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या, आइए समझते हैं। अब हुआ यूं कि एक साइंटिफिक स्पेस रिसर्च एजेंसी ने अपने एक साइंटिस्ट भाई साहब को कहा कि भाई इस स्पेस शटल में तुम इस यूनिवर्स की जर्नी पे निकल जाओ और हमें यह बताओ कि क्या नियर बाय गैलेक्सी में कोई ऐसा प्लेनेट है जहां पे हम ह्यूमंस को बसा पाए, क्योंकि डे बाय डे हमारा प्लेनेट जो है वो मर रहा है तो हमें हमारे ह्यूमंस को वहां पे शिफ्ट करना होगा। तो भाई हमारे साइंटिस्ट भाई साहब अपने इस ऑब्जेक्टिव को लेके अपनी जर्नी पे निकल चुके। अब वो जैसे ही नियर बाय गैलेक्सी में गए वहां पे रहे हुए डेटा को एनालाइज करना शुरू किया। डिफरेंट प्लैनेट में अपने उस स्पेस शटल को नीचे उतार के उनकी लैंड, वहां पे अगर कोई वाटर जैसा एलिमेंट है उन सबको जांच के वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इस प्लैनेट की जो जमीन है वो इंसानों के लायक है या नहीं है। जरा देखिए इस एंटायर एग्जांपल में क्या हो रहा है। यहां पे जो डेटा के रिजल्ट्स है वो पहले से हाइपोथेसिस की तरह प्री डिफाइंड नहीं थे। यहां पे डेटा के सैंपल को लेके उसको एनालाइज करके रिजल्ट प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि क्या ये हमारे लायक है या नहीं है। अगर एक प्लेनेट नहीं है तो दूसरे प्लेनेट में जाएंगे, तीसरे प्लेनेट में जाएंगे। यहां पे रिजल्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, यहां पे डेटा के आउटकम्स को ढूंढा जा रहा है। लेकिन कंफर्मेटरी डेटा एनालिसिस में क्या होता है, देखिए यहां पे यही एग्जांपल लेते हैं। यहां पे उस साइंटिस्ट को कहा गया कि भाई देखो यहां से कुछ लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है, तुम वहां पे जाओ और जरा ये टेस्ट करो कि वो प्लेनेट इंसानों के लायक है या नहीं है। दोस्तों यहां पे कुछ एक्सप्लोर करने की बात नहीं थी, ऑलरेडी एक चीज ढूंढी गई थी, एक हाइपोथेसिस वहां पे क्रिएट की गई थी, एक थियरी क्रिएट की गई थी कि शायद वो प्लेनेट इंसानों के लायक हो। अब हमें सिर्फ उसे कंफर्म करना है बाय वे ऑफ यूजिंग वेरियस डेटा एनालिटिकल टूल्स। तो दोस्तों जब एक प्रीसेट हाइपोथेसिस को बना के वो सही है या गलत है वो प्रूव करने के लिए जो एनालिसिस की जाती है उसे हम कहते हैं यहां पे कंफर्मेटरी या क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ यूं कि एक जगह पे एक बंदे का मर्डर हो गया। अब वहां पे सबसे पहले पुलिस आई और पुलिस ने कई सारे सबूतों को ढूंढने का कोशिश किया कि आखिर मर्डरर कौन है एंड अल्टीमेटली उन्होंने एक बंदे को ढूंढ ही लिया जिन्होंने मर्डर किया था। तो दोस्तों यहां तक जो बात आई है, पुलिस ने कुछ एविडेंसेस को एनालाइज किया, यहां पे वो एक्सप्लोर कर रहे थे, एविडेंसेस को ढूंढ रहे थे और उस एविडेंसेस के बेस पे उन्होंने कल्प्रिट को पकड़ा। तो यहां पे जो डेटा एनालिसिस मैकेनिज्म यूज हुआ था वो था एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस टूल। अब उसके बाद क्या, अब पुलिस वो जो कल्प्रिट जिसको अरेस्ट किया गया है उसे प्रेजेंट करेगी कोर्ट में। अब कोर्ट में उस कल्प्रिट के साथ साथ प्रेजेंट हो गए वो सारे एविडेंसेस और उस एविडेंसेस के बेस पे दोनों जो पार्टीज के लॉयर्स हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये एविडेंसेस वैलिड है या नहीं है। दोस्तों यहां पे भी एक एनालिसिस हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, लेकिन यहां पे कुछ कंफर्म करने की बात हो रही है कि जो एविडेंसेस है वो जेन्युइन है या फेक है। यहां पे जो एनालिसिस यूज हो रहा है वो कंफर्मेटरी एनालिसिस है। Now let's understand about some applications areas of business intelligence। देखिए यहां पे हमें उन सारी एप्लीकेशंस या उन सारे टेक्निक्स की बात करनी है जो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन बिजनेस को देती है। सबसे पहला हम बात करेंगे लोकेशन इंटेलिजेंस या लोकेशन बिहाई।
देखिए यहां पे इस नाम से पता चलता है कि ये जो टेक्नोलॉजी होगी वो बिजनेस को लोकेशन के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि जीपीएस। दोस्तों अगर कोई जीपीएस सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस किसी के मोबाइल में इंस्टॉल कर दी जाए तो उसकी हर एक मूवमेंट को ऑनलाइन आप मैप में ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद है कोलैबोरेटिव बीआई। देखिए कोलैबोरेटिव बीआई का यूज किया जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंस करना है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस करना है, तो दोस्तों उसके लिए उसको कुछ इंफॉर्मेशन जनरेटर सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब अगर हम बात करें व्हाट्सएप के ग्रुप चैट की और उससे हम कोई बिजनेस डिसीजन ले पाए तो दोस्तों वो व्हाट्सएप का ग्रुप चैट भी बन जाता है कोलैबोरेटिव बीआई। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बीआई। दोस्तों इसके बारे में हमने क्लाउड के कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ा था कि अगर हम कोई क्लाउड के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसे बिजनेस डिसीजन में यूज करते हैं तो दोस्तों क्लाउड का वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा हमारा क्लाउड एंड सॉफ्टवेयर बीआई। उसके बाद हम बात करते हैं रियल टाइम बीआई। देखिए अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और जैसे ही हमने क्वेरी रन की, क्वेरी का मतलब यह हुआ कि सिस्टम को एक क्वेश्चन करना कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, और अगर उसको प्रोड्यूस करने में वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कोई डिले नहीं करता, मतलब जीरो लेटेंसी पे वो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम कहते हैं रियल टाइम बीआई। उसके बाद मोबाइल बीआई। दोस्तों मोबाइल के एप्लीकेशंस में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और उन सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर हम हमारे बिजनेस डिसीजंस लेते हैं तो उसे हम यहां पे कहेंगे मोबाइल बीआई। और वैसे भी अगर देखें तो आज की तारीख में विदाउट यूजिंग स्मार्ट एप्स, चाहे वो सोशल मीडिया एप्स हो, चाहे वो चैट एप्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन एप्स हो, उनको यूज किए बिना हम हमारे बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। देखिए एंटरप्राइज रिपोर्टिंग एक ऐसा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है जो डेटा एनालिटिक्स को यूज करके कई सारे रिपोर्ट्स को जनरेट करता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वो रिपोर्ट्स में कस्टमाइजेशन भी देता है। मतलब अगर हमें रिपोर्ट्स में कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, कुछ डिसेबल करने हैं या उसका इंटरफेस चेंज करना है, ये सब कुछ भी हम वहां पे ग्राफिकल तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडहॉक एनालिसिस एंड क्वेरिंग। मतलब ये कि यहां पे हम सिस्टम को क्वेश्चन कर सकते हैं। हम उसको ये पूछ सकते हैं कि भाई तूने जो इंफॉर्मेशन निकाला वो तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं मेरे अजम्पशंस चेंज कर दूं, कुछ स्टैंडिंग डेटा को चेंज कर दूं, मतलब डेप्रिसिएशन का रेट या इंटरेस्ट का रेट चेंज कर दूं, तो मेरे आउटपुट पे क्या फर्क आएगा। दोस्तों ऐसी क्वेरिंग भी हम बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को कर सकते हैं। उसके बाद है ओलैप। ओलैप का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। देखिए जब भी कोई इसको पढ़े तो ये सोचने की कोशिश करता है कि ये कुछ वेब से जुड़ी हुई चीज होगी, मतलब ऑनलाइन जो डेटा प्रोसेस होगा इसको हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर ऐसा सोच है तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब यह हुआ कि चाहे सिस्टम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उससे इस कॉन्सेप्ट को कुछ लेना देना नहीं। जब भी हम कोई भी डेटा एंट्री करते हैं, जब सिस्टम ऑन है, डेटा प्रोसेस चल रहा है एंड सडनली हमारे दिमाग में कुछ क्वेरीज आई और हमने उस सिस्टम को पूछ दिया, तो सिस्टम ऑनलाइन रहते हुए, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस रहते हुए भी हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। दोस्तों जब ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाए तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। मतलब सिस्टम जब ऑन हो तब कुछ भी उससे पूछ लो, रिपोर्ट निकालना है निकाल दो, और कुछ डेटा प्रोसेस करवाना है करवा लो, आपने जो कुछ भी पूछा है उसका विदाउट डिले जब वो आंसर दे देता है तो उसे हम कहते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। देखिए यहां पे डाउट ये आता है तो फिर आपने जो रियल टाइम बीआई बताया था वो क्या है। दोस्तों ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में रियल टाइम बीआई के कॉन्सेप्ट का यूज होता ही है। तो दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद ऑपरेशनल बीआई। देखिए बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम जिस इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन का यूज करेंगे उसे हम कहेंगे यहां पे ऑपरेशनल बीआई। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ओपन सोर्स बीआई। देखिए ये ऐसे बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए हमें कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं, कई सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन मार्केट में, ऑनलाइन की दुनिया में कुछ ओपन सोर्स बीआई होती है जहां पे फ्री ऑफ चार्ज उनके कोड्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड फ्री ऑफ चार्ज विदाउट पेइंग एनी रॉयल्टी हम इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं।
देखिए, अगर कोई हमसे यह पूछे कि बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, तो उसका आंसर है डेटा एनालिटिक्स एंड दूसरा जो है वो है डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, डेटा तो कंप्यूटर प्रोसेस कर ही लेगा, लेकिन उसकी आउटपुट जो है वो कैची होनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर हम यहां पे प्रोड्यूस करते बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में हो तो क्या उसको एनालाइज करने का जी चाहेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, वो कंपलसरी एक टेबल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो डेटा को काफी रीडेबल फॉर्म में रखता है, काफी अच्छे फॉर्म में रखता है बाय यूजिंग वेरियस चार्ट्स, वेरियस डायग्राम्स, वेरियस टेबल्स, कि वहां पे इंफॉर्मेशन को रीड करना काफी आसान हो जाए। तो बेसिकली BI technology includes data visualization software for designing charts and other infographics as well as tools for building BI dashboards। दोस्तों, BI डैशबोर्ड क्या होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हजारों फीचर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फीचर्स हम बार बार यूज करते हैं। वो बार बार जो फीचर्स यूज करते हैं उन सारी लिंक्स को एक पर्टिकुलर पेज पे रख देना, ताकि उस पेज को क्लिक करके हम हमारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिंक्स को क्लिक कर सके। तो उस पेज को हम कहते हैं डैशबोर्ड। So, BI dashboards and performance scorecards that display visualized data on business metrics and key performance indicators in an easy to grasp way. BI applications can be bought separately from different vendors or as part of a unified BI platform from a single vendor, which includes such data visualization software. अब आइए पढ़ते हैं कुछ एडवांस्ड टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिकल टूल्स। सबसे पहला है डेटा माइनिंग टूल्स। दोस्तों, डेटा माइनिंग क्या होती है और ये कैसे काम करता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। दोस्तों, यहां पे हम डेटा एनालिटिकल टूल को कुछ क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड उस क्वेरीज के बेस पे वो बेस्ट प्रिडिक्शन देगा। फॉर एग्जांपल, हम उसे ये पूछ सकते हैं कि जरा ये तो बता कि अगर आने वाले 2 सालों में मेरी परचेस कॉस्ट 10% से बढ़ती है तो उसके जरिए मेरे प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आएगा, मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज आएगी, मेरे प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इफेक्ट रहेगा। यहां तक कि अगर वहां पे मार्केटिंग के कस्टमर का डेटा भी, उनके प्रेफरेंसेस का डेटा भी स्टोर है, तो वो यहां तक प्रिडिक्ट कर सकता है कि परचेस कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारे ओवरऑल डिमांड में क्या फर्क आ सकता है। दोस्तों, प्रिडिक्टिव एनालिटिकल टूल ये गैदर किए गए डेटा में से कई सारी पैटर्न्स को जनरेट करता है और उन्हीं पैटर्न्स का इस्तेमाल करके वो प्रिडिक्शन करता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। दोस्तों, इसको भी हमने वहां पे डिटेल में पढ़ा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट इज टेक्स्ट माइनिंग टूल्स। देखिए, टेक्स्ट माइनिंग टूल्स का मतलब ये होता है कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो टेक्स्ट में लिखे हैं, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, पैराग्राफ्स हो, स्कैन्ड इमेजेस हो, उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके हमारा ये डेटा एनालिटिकल टूल्स कुछ खास पैटर्न्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसे 1 लाख पोएम्स का टेक्स्ट दे दे तो उनमें से वो पैटर्न क्रिएट करके हो सकता है कि इन फ्यूचर मशीन खुद पोएम क्रिएट करना सीख जाए और वो एग्जैक्टली वैसे ही राइम में होगा जैसे कि अच्छे पोएट पोएट्री करते हैं। अगर फ्यूचर में हमें मशीन के द्वारा क्रिएट की गई पोएम मिले तो हमें वहां पे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है बिग डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों, बिग डेटा क्या होता है वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इतना बड़ा डेटा कि ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टूल्स उनको प्रोसेस करने में फेल हो जाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए काफी हाई एंड एनालिटिकल टूल्स एंड काफी बड़े बड़े हार्डवेयर। तो ये जो हाई एंड एनालिटिकल टूल्स है उसे यूज किया जाता है इतने बड़े बिग डेटा को एनालाइज करके कुछ पैटर्न्स को फाइंड करने के लिए।